अस्सलाम वालेकुम फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम जॉन कीट स्टार्ट करने जा रहे हैं. ही ऑल्सो बिलोंग्स टू द रोमांटिक पीरियड विच वाज अराउंड 1800 टू 1850. और इसकी जो पोइट्री है उसका हम थोड़ा सा कह लें कि ओवरव्यू भी लेंगे कि ओवरऑल इसकी जो राइटिंग्स हैं. इससे पहले थोड़ा सा इन कीट्स की जो लाइफ है कि ही बिलोंग्ड टू अ वेरी हम्बल फैमिली एंड इन हिज अर्ली एज एक्चुअली ही वाज बर्डनाइज्ड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ हिज फैमिली because of the death of his father. And so his life was not an easy one. He faced a lot of hardships and crises and problems in his life. And as far his poetry is concerned, the main theme of his poetry is beauty. All his poetry revolves around the theme or the central aspect or the main grounding of his poetry is beauty. He talks about beauty, he writes about beauty, he focuses on beauty, and beauty is the soul of his poetry. Beauty is the main idea of his poetry. और इसके अलावा जो और कुछ आस्पेक्ट्स हैं जो इसकी पोइट्री के हैं उसमें ये है कि सेंसुअसनेस इज़ देयर इन हिज पोइट्री एंड एक एस्केपिज़म का है कि जैसे व्हेन यू आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड तो ज़िंदगी जो है और ये वर्ल्डली जो प्रॉब्लम्स हैं वो किसी के लिए भी इजी नहीं होते. और उसकी पोइट्री को थोड़ा ये भी आपके लिए ज़रूरी है, थोड़ा आपके नोटिस में होना चाहिए कि हिज पोइट्री वाज एक्चुअली क्रिटिसाइज्ड because it was not addressing the problems of human beings, the crises and the issues of the society. ये उसको एड्रेस उसकी पोइट्री में नहीं किया गया, तो उसकी वजह से जो क्रिटिक्स थे वो इसकी पोइट्री को क्रिटिसाइज़ भी करते थे. कीट्स का बेसिकली उसकी जो एक पर्सनल उसका जो एक बिलीव था वो ये था कि उसका जो आर्ट है इज़ फॉर द सेक ऑफ आर्ट. इसका जो है नॉट फॉर द सेक ऑफ डायडैक्टिसिज्म, यानी कि आर्ट जो है बेसिकली दो तरह का होता है कि एक वो कि जिसमें जस्ट आप आर्ट को अप्रिशिएट करते हैं, उसको कह लें कि सराहते हैं, एक उसी के बारे में आप बात करते हैं, और वो एक आपको कह लें कि एक प्लेयर देता है. वो चीज़ जो है वो आपके लिए एक सेंसुअसनेस भी उसके अंदर होती है, एक जिसे कहते हैं कि वो आपके लिए आप उसको फॉर द सेक ऑफ प्लेयर वो करते हैं. और एक आर्ट जो होता है उसमें कुछ मैसेज भी होता है, मोरालिटी भी होती है, डायडैक्टिसिज्म भी होता है, कोई नसीहत भी होती है, किसी चीज़ को रिफॉर्म करने की भी कोशिश की जाती है. तो उस तरह का जो आर्ट है वो हमें आर्टिस्टिक क्वालिटी जो है या आर्टिस्टिक प्रेफरेंस जो है वो कीट्स की हमें उसकी पोइट्री में नज़र नहीं आती. तो क्रिटिक्स एक्चुअली दे वर अगेंस्ट him and he was highly criticized because of this thing. कि critics का ये भी कहना था कि उसकी पोइट्री में escapism बहुत ज़्यादा है. escapism का ये मतलब होता है कि आप अपनी जिन चीज़ों को आप फेस नहीं कर सकते तो फिर आप उनसे बचते हैं. तो वो अपनी पोइट्री की जो ब्यूटी है उसके अंदर एक एस्केप लेता है, अपनी जो लाइफ है उसको कह लें कि उसकी जो एक बिटरनेस है उसको थोड़ा कम करने के लिए. तो उसके हवाले से भी दोनों तरफ से कह लें कि वो मौजूद है, लेकिन आपकी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए. सो बेसिकली वी कैन से दैट कीट्स वाज द वर्शिपर ऑफ ब्यूटी एंड ही रोट अबाउट ब्यूटी एंड ही टॉक्स अबाउट ब्यूटी एंड देयर इज़ ब्यूटी एवरीवेयर इन ईच एंड एवरी पीस ऑफ हिज राइटिंग. द मेन थॉट, द मेन आइडिया एंड द मेन थीम ऑफ हिज पोइट्री इज़ ब्यूटी. आज का हमारा फर्स्ट उसका सोनेट है व्हेन आई हैव फियर्स. ये आप निकाल लें, 103 पेज है आपकी उस पर. तो इसको पहले मैं जल्दी से ये पढ़ाऊँगी और फिर उसके बाद मैं इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी करवाऊँगी. इसको अपने रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी देख लेना है और बाद में आपने इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी करनी है. व्हेन आई हैव फियर्स दैट आई मे सीज टू बी, तो वो कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा इस बात का खौफ है. बेसिकली ये सोनेट है और सोनेट जो है वो आपको पता है कि वो 14 लाइंस का वो होता है और 8 and 6 लाइंस को हम डिवाइड करते हैं. सेस्टेट एंड जो है जो लास्ट का 6 लाइंस होती हैं और 8 लाइंस होती हैं. तो वो कहता है कि व्हेन आई हैव फियर्स के जब मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का खौफ था कि
आई मे सीज़ टू बी, सीज़ का मतलब होता है रुक जाना, यहाँ पे मीनिंग होगा कि डाई, यानी कि डेथ जो है, कि मेरी डेथ हो जाएगी या मैं ख़त्म हो जाऊँगा। बिफोर माई पेन हैज़ ग्लीन्ड माई टीमिंग ब्रेन, कि मेरा जो ब्रेन है, टीमिंग कहते हैं भरा हुआ, ग्लीन कहते हैं किसी चीज़ को गैदर कर लेना, कलेक्ट कर लेना। तो पेन जो है मेरा जो कलम है वो मेरे भरे हुए दिमाग से, इससे पहले कि हर चीज़ को निकाल ले, कलेक्ट कर ले, बाहर निकाल ले, तो उससे पहले, यानी कि जितना कुछ मेरे दिमाग में है, मुझे डर है कि कहीं वो मेरे पेन तक आने से पहले मेरी डेथ ना हो जाए। बिफोर हाई पाइल्ड बुक्स इन करेक्टरी होल्ड लाइक रिच गार्नेट्स द फुल राइपन्ड ग्रेन। और वो कहता है कि वो इतना कुछ है मेरे दिमाग में कि उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो किताबें लिखी जा सकती हैं, उनके बहुत ज़्यादा करैक्टर्स मीन उनके हरूफ जो हैं वो लिखे जाएंगे, और इस तरह से होगा कि जैसे बहुत ही कोई पका हुआ कह लें कि जो अनाज है उसके कह लें कि उसको चुन लिया जाए। तो उसका मतलब कहने का ये है कि जैसे कोई अनाज जो है वो जैसे वो बहुत पक जाता है जब उसको चुन लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है, तो वो कहता है कि मेरा दिमाग भी इसी तरह से है कि उसमें जो आइडियाज़ हैं वो राइप हो चुके हैं, उसमें वो चीज़ें अपने पेन पे लाना चाहता है वो बिल्कुल रेडी हैं, लेकिन वो जो एक कलेक्ट करने की, एक उस चीज़ को चुनने की जो एक प्रोसीजर है, जो टाइम उसमें लगेगा, तो वो उसको लगता है कि शायद उसके कलम को वो वक्त नहीं मिलेगा और उससे पहले उसकी डेथ हो जाएगी। व्हेन आई बिहोल्ड अपॉन द नाइट स्टार्ट फेस ह्यूज क्लाउडी सिंबल्स ऑफ अ हाई रोमांस, तो कहता है कि इसको हम ना थोड़ा कर लेते। सो बेसिकली इन दिस लाइन्स द पोइट इज़ ऑफ द व्यू दैट ही हैज़ गॉट फियर्स एंड ही इज़ वेरी मच afraid and frightened of the fact that he is going to die soon. His life is not much long enough for him to translate all the ideas which he is having in his mind into the words, so he won't be getting enough time to put each and everything from his brain, the ideas and the philosophy of his life and the concepts and his thoughts. He won't be able to convert all these things into words, and those words be forming the books, so many books, piles of books. But he has got fears that he won't be living in this world for a long time, and he won't be able to have enough time to put and to translate all his ideas into the words that would be preserved or stored in the books, because he thinks that his ideas are ripened, they are ready to be translated with the help of the pen, but he has not left much time to do it. आगे चलते हैं. When I behold upon the night starred face, तो कहता है जब रात की जो सितारों से भरी हुई रात होती है, जब मैं उसको देखता हूँ, ह्यूज क्लाउडी सिम्बल्स ऑफ हाई रोमांस, और मुझे जो बादलों के निशान नज़र आते हैं बहुत ही ज़्यादा, जिनके अंदर एक रोमांस होता है, एक रोमांटिक जो व्यू देते हैं, एंड थिंक दैट आई मे नेवर लिव टू ट्रेस, और फिर मुझे ये ख़्याल आता है कि मैं नहीं ज़िंदा रहूँगा कि मैं ट्रेस कर सकूँ देयर शैडोज़, उनके उस शैडो को, विद द मैजिक हैंड ऑफ चांस, यानी कि मुझे वो मौका नहीं मिलेगा जिसके जादू के साथ मैं उनके शैडोज़ को, उनके अक्स को, उनके रिफ्लेक्शंस को जो है वो मैं उनको ट्रेस कर सकूँगा, उनका स्केच मैं बना सकूँगा, उनको अपने बेसिकली उसका मतलब क्या है कि अपने वर्ड्स में कन्वर्ट कर सकूँगा। तो ये जैसे कि ये सोनेट है, इसमें हम आइडियाज़ भी इस तरह से देखते हैं, जैसे शुरू में मैंने बताया कि सेस्टेट एंड ऑक्टेव 6 लाइंस और 8 लाइंस के ऊपर ये डिवाइडेड होता है। तो उसने एक जो चीज़ है उस चीज़ को एक्सप्लेन यहाँ तक किया है
اور پہلے اس نے اپنے آئیڈیاز جو اس کے دماغ کے اندر ہیں پھر اس نے اس کو ایکسپلین کیا، اور یہ جو 2 لائنز ہیں 3 لائنز جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں، اس میں وہ بیوٹی جو اس کی ایک رومانس، چونکہ میں نے شروع میں بتایا کہ ایک بیوٹی کو، ایک سینسوسنیس، ایک رومانس کو ہر چیز کے اندر جو ہے وہ اس کو نظر آتا ہے اور اس کو وہ اپنے ورڈز میں ایکسپلین کرتا ہے۔ یہاں پہ وہ ایک آسپیکٹ بتا رہا ہے کہ وین ہی looks at the sky full of stars, and there are the symbol of clouds, and they are looking so beautiful, so magnificent, so romantic, but he has got fears that he won't be able to translate his feelings and emotions and his ideas about that night, about the stars, about the clouds, about their reflections, about their shadows in his words, because he thinks that he won't be able to live long enough to do it, to explain and to translate all his feelings into words. اب آگے ہم چلتے ہیں، اب یہ جو ہے لاسٹ کی جو 6 لائنز جو دوسرا پارٹ ہے اس میں اب وہ ایکسپلین کرے گا۔ اس میں بتا دوں آپ کو کہ فینی براؤن، شی واز دا نیم آف دا گرل whom he loved so much, but he was not lucky enough and fortunate enough to fulfill that desire of him. He expressed his love, but she didn't respond him. She was not interested in him, and that was a very sad aspect of his life. It was heartbroken, something that was heartbroken for him. تو اس کو اس چیز کی بہت زیادہ وہ اس کو تکلیف بھی تھی، اور وہ سارا کیونکہ اسے اس سے بہت زیادہ فینی براؤن سے محبت تھی، لیکن جو تھی وہ جو تھی وہ اس کو اس نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ تو اب یہ جو لائنس ہے اس میں وہ اس کا ذکر کرے گا۔ اینڈ وین آئی فیل فیئر کریچر آف این آور دیٹ آئی شیل نیور لک اپون دی مور، تو وہ کہتا ہے کہ جب میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ جو 1 گھنٹے کی اس خوبصورت، یعنی کہ اس فینی براؤن کا ہی وہ ذکر کر رہا ہے، اس کے ساتھ اس کی جو ملاقات تھی، اور وہ کہتا ہے کہ دوبارہ وہ اس کو کبھی بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ نیور ہیو ریلش ان دا فیئری پاور آف انریفلیکٹنگ لو، اور وہ جو ایک پلیئر ہے اس کو کبھی بھی وہ ریلش نہیں کر سکے گا اس محبت کی، اس کو کبھی بھی موقع نہیں ملے گا جو کہ انریفلیکٹیو ہے۔ انریفلیکٹیو مین انریفلیکٹنگ کہ جس کو ریفلیکٹ نہیں کیا گیا، جو کہ کہہ لیں کہ اس طرح سے اس کو نہ وہ پا سکا ہے، نہ اس کو وہ ایکسپریس کر سکا ہے، اور نہ ہی اس کو رسپانس اس طرح سے مل سکا ہے۔ دین آن دا شور آف دا وائٹ ورڈ، اور یہ لاسٹ آئیڈیا ہے۔ سو بیسیکلی ان دیز لائنز ہی سیز that he is basically very sad from inside, and in his heart he is feeling that he won't be able to look at the face of her beloved anymore, because there is no time left in his life, and he won't be able to enjoy, to relish the pleasure and the joy of love that is unreflected love, that is not expressed, that is not fulfilled, and جو اس کی ایک محبت ہے جو کہ ادھوری ہے، جو کہ جس کو ریفلیکٹ بھی نہیں کیا گیا، جو کہ فلفل بھی نہیں ہوئی۔ دین آن دا شور آف دا وائڈ ورلڈ آئی اسٹینڈ الون، تو پھر اب آخر میں وہ کہتا ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو پوری دنیا ہے اس کا ایک یہ جو ساحل ہے یہاں پہ میں اکیلا کھڑا ہوں۔ اینڈ تھنک ٹل لو اینڈ فیم ٹو نتھنگنیس ڈو سنک، اور میں سوچتا ہوں کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے محبت ہے، یہ جو فیم ہے، یہ جو کہہ لیں کہ لو جو ہے وہ انسان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، پھر فیم جو ہے اس کے پیچھے انسان بھاگتا ہے، تو یہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ نتھنگنیس میں کنورٹ ہو جائیں گے، ان کی کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ So basically in these lines he has expressed his feeling that when he is standing on the shore and he is about to depart from this world, and then there will be for him love, fame and each and everything would be just like nothingness. There will be no significance of all these things because they exist in world
they are the part of the world, and the people, they seek love and fame when they are living in this world, but when he will depart from the world, he will leave this world, he will be no more living in this world. So there will be nothingness, just nothingness. And अब आ जाते हैं इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन पे। ये भी आप लोग कहीं से भी इसकी कर सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोनेट्स ऑफ कीट्स के ये सोनेट्स में से एक है। द पोइट हैज़ सम फियर्स अबाउट हिज लाइफ, उसे अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ फियर्स हैं। ही हैज़ इन हिज ब्रेन वेरियस आइडियाज़ एंड फैंसीज़। ये आप जब याद करेंगे तो आप इसी की मदद से एक्सप्लेनेशन भी कर सकते हैं, इसी की मदद से आप जो है अपने कॉन्टेक्स्ट में भी लिख सकते हैं। तो ये आपकी एप्रिसिएशन जो क्रिटिकल होती है ये काफ़ी आपको हेल्प देती है। तो कहता है कि उसके बहुत सारे ख्यालात हैं, आइडियाज़ हैं। ही इज़ अफ्रेड दैट ही मे डाई बिफोर ही हैज़ पुट देम ऑन पेपर। ही विशेज़ टू राइट देम इन हिज ओन हैंड राइटिंग इन बुक्स आफ्टर बुक्स। दिस हीप ऑफ बुक्स वुड बी लाइक अ ग्रेनरी फुल ऑफ राइपेंड कॉर्न। तो बेसिकली वो चाहता ये है कि उसकी ख्वाहिश है कि वो इन सब को अपने हाथों से किताबों की शक्ल दे, लेकिन उसे डर है कि ऐसा करने से पहले उसकी डेथ हो जाएगी। और ये जो किताबें वो ढेरों ढेर बनाएगा या लिखेगा तो वो उसी तरह से होंगी कि जैसे एक बहुत ज़्यादा गले का ज़ख़ीरा होता है जहाँ पे पका हुआ अनाज होता है। वेयर एवर ही कास्ट हिज आई ही सीज ऑब्जेक्ट्स ऑफ हाई रोमांस, देयर आर क्लाउड्स assume in different shapes and forms. Starlit nights suggest to his mind many love stories. He aims at interpreting them and expressing them. अब ये है कि जहाँ कहीं भी वो उसकी नज़र पड़ती है, चूँकि वो ब्यूटी का पोइट है, रोमांस है उसकी पोइट्री के अंदर, तो उसे हर चीज़ के अंदर एक ब्यूटी, एक रोमांस नज़र आता है। जैसे कि मुख्तलिफ़ फॉर्म्स में और शेप्स में, जैसे कि बादलों में, सितारों भरी रातों में है, और उससे उसकी जहन में बहुत सारी लव स्टोरीज़ आती हैं और वो उनको बयान करना चाहता है, एक्सप्रेस करना चाहता है। बट ही इज़ आफ्रेड दैट डेथ विल कैरी हिम अवे। ही विशेज़ टू एंजॉय द डिलाइट्स, लेकिन उसको डर है कि डेथ उसको ये सब कुछ ख़त्म कर देगी। ही नोज़ दैट हीज़ बिलव्ड्स ब्यूटी इज़ शॉर्ट लिव्ड बट इट हैज़ पावर टू ट्रांसपोर्ट हिम आउट ऑफ हिमसेल्फ, कि उसकी जो बिलव्ड है उसकी ब्यूटी भी कह लें कि आर्जी है, लेकिन वो इतनी ताकतवर है कि वो उसको बहा के ले जाती है। ही इज़ आफ्रेड इफ़ ही डाइज़ यंग ही शैल नॉट बी एबल टू सी हर एनी मोर और इन्जॉय हर लव। तो अगर उसकी डेथ अर्ली हो जाती है तो उसको डर है कि वो उसकी ना देख सकेगा, ना उसकी मोहब्बत से को इन्जॉय कर सकेगा। सच थॉट्स मेक हिम फील एज इफ़ ही वर स्टैंडिंग ऑन द शोर ऑफ द वर्ल्ड, और उससे महसूस होता है कि वो दुनिया के साहिल पे खड़ा है। लुकिंग एट द वर्ल्ड फ्रॉम आउटसाइड ही फाइंड्स नो अट्रैक्शन इन लव एंड फेम। बाहर से इस दुनिया को देख रहा है, उसे शोहरत में, मोहब्बत में कोई अट्रैक्शन फील नहीं होती। दे अपीयर टू हैव लिटिल वैल्यू अगेंस्ट द नेवर एंडिंग मार्च ऑफ एटर्निटी। तो एक ना ख़त्म होने वाला जो बाद की ज़िंदगी है, अब्दियत है, उसके सामने उससे ये चीज़ें अब बहुत ही लिटल महसूस होती हैं, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। बट अर्ली पार्ट ऑफ द पोइम किड्स अटैचेस मच इम्पोर्टेंस ऑफ लव एंड फेम, लेकिन जो इसका इब्तदाई हिस्सा में उसमें उसने मोहब्बत को, फेम को काफ़ी कह लें कि उसकी वो बात की है। बट व्हेन ही थिंक्स डेथ इज़ इनएविटेबल दी थिंग्स लेस लूज सिग्निफिकेंस फॉर हिम। लेकिन जब वो ये कहता है कि मौत जो है वो एक अटल हकीकत है जिसको रोका नहीं जा सकता, तो फिर उसको लगता है कि ये चीज़ें अपनी अहमियत खो देती हैं। नाउ ही इज़ नो लॉन्गर अफ्रेड ऑफ लूजिंग दैम। अब उसको लूज़ करने में भी कोई डर नहीं है। यानी कि मौत का जब इंसान को डर नहीं रहता तो फिर इंसान को किसी चीज़ को लूज़ करने का खौफ भी नहीं रहता कि उससे क्या चीज़ें छिन जाएंगी, उसकी शोहरत चली जाएगी, मोहब्बत छिन जाएगी, या उसके पोजेशंस जो हैं। ही कंक्लूड्स दैट लव एंड फेम हैव ओनली टेम्प्रेरी वैल्यू, और वो ये कहता है कि ये सिर्फ जो चीज़ें हैं ये आर्जी होती हैं। द पोइम दिस पोइम इज़ अ सोनेट, ये सोनेट है। दिस आइडिया इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन द फर्स्ट 12 लाइन्स एंड इज़ कंक्लूडेड इन द लास्ट 2। अब ये 14 लाइन्स हैं टोटल, तो फर्स्ट 12 लाइन्स में वो आइडियाज़ हमने, और जो लास्ट 2 है उसमें उसने अपनी डेथ को एंटिसिपेट किया है। द पोइट एक्सप्रेसेस द फियर दैट ही में डाई यंग, और जो लास्ट 2 लाइन्स है उसमें उसने एक्सप्रेस किया है कि उसकी डेथ जो है वो बहुत यंग होगा तो उसकी डेथ हो जाएगी, और उसकी डेथ बहुत जल्दी हो गई थी एट द एज ऑफ कह लें कि आई थिंक 26 शायद उसकी डेथ जो थी वो हो गई थी। देन ही वुड नॉट बी एबल टू पुट हिज आइडियाज़ ऑन पेपर, तो वो पेपर पे अपने आइडियाज़ को
ڈالنے میں کامیاب نہیں ہوگا. دس پوئم ہیز این آٹوبایوگرافیکل ٹچ. اس میں ایک آٹوبایوگرافیکل ٹچ بھی ہے. آٹوبایوگرافی کہتے ہیں اپنے بارے میں بات کرنا. کیٹس ڈائڈ ینگ اینڈ couldn't ڈو واٹ ہی وانٹیڈ ٹو ڈو. اور یہ بات صحیح بھی ثابت ہوئی. اس کی ڈیتھ بہت ارلی ایج میں ہو گئی تھی اور وہ کچھ نہ کر سکا جو وہ کرنا چاہتا تھا. اے ڈیپ پیتھاس رنس تھرو دیز لائنس. اور یہ جو جتنی لائنس ہیں ان میں ایک بہت ہی ایک غم اور ایک اداسی پائی جاتی ہے. دا لینگویج از میٹافوریکل. اور اس کی جو لینگویج ہے وہ بھی میٹافوریکل ہے. میٹافوریکل کہتے ہیں کہ جس پہ بہت سارے میٹافورز جس میں وہ یوز کرتا ہے ان چیزوں کو ایکسپلین کرنے میں مختلف میٹافورز. یہ آپ کی کمپلیٹ ہے. اس کی آپ نے کرٹیکل اپریسیشن ایک اچھے طریقے سے یاد کر لینی ہے. اس پوئم کو دیکھ لیجیے گا اور نیکسٹ لیکچر میں جو ہے اس کی نیکسٹ پوئم کو دیکھیں گے. اوکے جی، ٹیک کیئر. اللہ حافظ.